अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जनूनियत का पार्ट 18। इसकी राइटर हैं हरीश शाह। बाबा जान, बस ये आखिरी साल है, इसके बाद तो इंशाअल्लाह वही करना है जो आप कहेंगे। उसने उनके खुशामद करते हुए कहा। वो कभी भी खुशामदी किस्म का इंसान नहीं था, लेकिन बाबा को खुश करने के लिए ऐसा हो जाया करता था। बाबा, इसके घूमने फिरने के दिन हैं, अभी उसे एंजॉय करने दीजिए, हम संभाल तो रहे हैं ना सब कुछ। साकिब काज़मी उसे देखते हुए कहने लगे। नहीं, बस एंजॉय करने के दिन तो उसने पढ़ाई में ज़ाया कर दिए। जो पढ़ लिया इतना बहुत है, और अब उससे भी काम सीखना चाहिए। बाबा ने इसकी बात की मुखालफत की थी। जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म। राहत काज़मी ने साकिब काज़मी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बात ख़त्म कर दी थी। आगे से वो कुछ नहीं बोले, जबकि सागर काज़मी खामोशी से अपना खाना खाने में मसरूफ़ थे। कैसा कैसा रहा मेरे बच्चे का पहला यूनिवर्सिटी का दिन? एंजॉय किया? कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? हर बार की तरह ही किया कि क्या हम समझे कि तुम यूनिवर्सिटी में भी टॉप करोगी? बाबा जान ने अपनी लाडली को सीने से लगाते हुए पूछा था, जिस पर ने पूरे जोश से हाँ में सारे लाया था। गांव के सरपंच की बेटी हूँ, उनका नाम क्यों क्यों ना रोशन करूँगी। देखिएगा, यहाँ भी टॉप करूँगी, वो खुशी से बोली। बस सर पर चढ़ा लीजिए उसे, शादी करवाएं। इसकी उम्र 19 साल की हो गई है और अभी तक आप इसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होने दे रहे। इस उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ थी। अम्मा जान ने पीछे से आते हुए दोनों बाप बेटी को सुनाया था, जो पूरी तरह से उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपनी ही बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अपनी माँ की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने बाप का नाम रोशन करो। जब तक मेरी बेटी नहीं चाहेगी तब तक हम इसकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो उसे अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत से बोले, जबकि अफशीन खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे जिसे इस हद तक समझने वाले बाबा मिले थे। बाबा जान ने उसे बस से यही कहा था, वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ले, लेकिन इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला, यानी कि इसकी शादी का फ़ैसला, वो खुद करेंगे। और ये फ़ैसला तब होगा जब वो बिल्कुल पुरसकून होकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। उसने कमरे में कदम रखा तो वो चेंजिंग रूम में था और बाहर ही बेड पर बैठकर इसका इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आया तो इसके हाथ में टॉवल था। वो अपने बाल सुखाते हुए रोज़ की तरह आईने के सामने जाने के बजाय वहीं सोफ़े पर टॉवल फेंकता बेड पर आकर लेट गया था। ज़रियाम, प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझसे इस तरह नाराज़ मत हो। मेरी सांसें रुकने लगती हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि आप उन्हें मार देंगे। मैं नहीं जानती इन सब में इनका कितना कसूर है, उन्होंने किसी का कत्ल किया है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन वो इसके सामने पास बैठी इसके सीने पास रखे हुए हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहने लगी, तो अगले ही लम्हे उसने बड़ी बेरहमी से इसके हाथों को झटक दिया था। जब उसने दूसरी दफ़ा इसके हाथ को पकड़ना शुरू किया, उसने अपने हाथ ही हटा लिए। वो नाराज़ था, बेहद नाराज़ था। वो उसे मनाना चाहती थी। वो जानती थी कि कल वो जन्नत को छोड़ने जाएगा, उसकी वापसी जल्दी मुमकिन नहीं थी, और वह नहीं चाहती थी कि वो उससे नाराज़ ही जाए। ज़रियाम, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, मैं क्या करूँगी? ज़रियाम, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा मेरा कोई वजूद नहीं। आपकी ये नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो इसके सीने पर अपना सर रखकर ज़ारों कतार रोने लगी थी। हमाया, पीछे हटो यहाँ से, उसने बहुत गुस्से से कहा था, लेकिन वो इसके सीने से हटने को तैयार ही ना थी। वो इसके गिर्द बाहों के इशार बनाए इसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। न जाने क्यों अंदर एक यकीन था, वो उसे खुद से जुदा नहीं करेगा, वो उसे धिक्कारेगा नहीं। वो इसका ये यकीन सच साबित हुआ था। वो थोड़ी देर के बाद लाइट ऑफ कर चुका था, लेकिन इसके हाथ ने उसे किसी किस्म की तसल्ली नहीं दी थी। उसका सर इसके सीने पर था, लेकिन ना तो इसने हमदर्दी के कोई अल्फाज बोले थे और ना ही उसे खुद से हलाक किया था। बस अपने पैरों की मदद से कंबल उठाकर खुद पर और साथ इस पर फैला दिया था, और इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो चाहे इससे कितना ही खफा क्यों ना हो, वो उसे दुत्कारेगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो इसकी गलती माफ़ करने को भी तैयार नहीं था।
सुबह उसकी आँख खुली तो वो उसका पहला ध्यान अपने सीने पर रखे इसके वजूद के बोझ पर गया था। कल रात वो इसके साथ ही लगी रोते रोते सो गई थी। इसके आंसू उसे तकलीफ़ देते रहे थे। चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़ह थे। वो अपने भाई का साथ देने के बजाय इसका साथ भी तो दे सकती थी। ये कानून के फ़ैसले थे जो उसने खुद तो हरगिज़ नहीं करने थे। उसे अपनी बीवी पर एतबार था कि वो इसका साथ देगी, लेकिन अमाया ने इसके भरोसे को तोड़ दिया था। इसके मान को चोट पहुँचाई थी। वो जो इसके लिए पूरे ख़ानदान बरादरी से लड़ रहा था, उसे एक मुकाम देने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही इसके एतबार को चिकनाचूर कर चुकी थी। अगर इसका भाई मिल जाता, उसे इसके किए की सज़ा मिल जाती, तो इस पर लगा वनी का दाग भी ख़त्म हो सकता था। वो सबके सामने उसे अपनी बीवी के रूप में मुतारफ़ करवाता। इसने दादा जान के सामने इसके वलीमे की बात की थी, जिस पर दादा जान ने बड़ी संगदिली का मुजाहरा करते हुए इससे कह दिया था कि जिस दिन इनके पोते का कातिल मिल जाएगा, हम उस दिन उसे इस ख़ानदान की बहू तस्लीम कर लेंगे। वो उसे एक मुकाम देना चाहता था ख़ानदान बरादरी में, इसका एक रुतबा बनाना चाहता था, उसे सबकी नज़रों में मतबर करना चाहता था। लेकिन अमाया ने अपने भाई की खातिर इसके साथ झूठ बोला था। वो इसके लिए इतना बेइतमाद था कि उसे लगता था कि वो उसका कत्ल कर देगा। वो उसे जान से मार डालेगा, जबकि इसका इरादा तो उसे गिरफ़्तार करने के बाद उसे कम से कम सज़ा दिलवाने का था। वो जो भी था, जैसा भी था, माया के लिए बहुत अजीज़ था। ज़रियाम इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला था। बस अपने भाई की खातिर माया ने इसकी मोहब्बत को बेमोल कर गई, और इस चीज़ के लिए उसे वो माफ़ करने को तैयार हरगिज़ नहीं था। उसने ज़रा सी हरकत की तो अमाया की भी आँख खुल गई थी। वो ज़रा सा इससे पीछे हटी तो वो बेड से उठकर वाशरूम में बंद हो गया था, जबकि वो बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर जमाती किचन में भाग गई थी। मुँह हाथ धोने का भी इरादा वहीं पर ही था। अब वो तानिया को मौका नहीं दे सकती थी अपनी गृहस्थी बर्बाद करने का। कल रात तानिया का इसके कमरे में आना और फिर ज़रियाम के कपड़ों को हाथ लगाना उसे बिल्कुल अच्छा न लगा था। वो बेशक के ज़रियाम पर कोई हक़ नहीं जताती थी, लेकिन ये चीज़ उसे पसंद भी नहीं थी कि कोई इसके शोहर की किसी चीज़ को हाथ लगाए। सुबह ही इसका मूड बना था हवेली से जाने का। फ़िलहाल तो वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन आजकल रिदम इस तरह इसके ज़हन और दिल पर सवार हुई थी कि वो चाहकर भी खुद को वापस घर आने से रोक नहीं पाया था। एक लम्बे तरीन सफ़र के बाद आखिरकार वो हवेली पहुंचा था, जहां उसे पता चला कि जन्नत और ज़रियाम बस थोड़ी देर पहले ही शहर के लिए निकले हैं। जन्नत से मिले तकरीबन 5 माह हो चुके थे, लेकिन उसे मिलने तो कभी भी जा सकता था। वो जाने भी वाला था नेक्स्ट वीक तक, और वह जन्नत के जाने की वजह भी जानता था कि जन्नत यूँ अचानक हानि को लेकर वापस क्यों चली गई है, जबकि इस बार जन्नत ने यहीं पर रहने का फैसला किया था। यकीनन चची जान और तानिया ने फिर से बाकर के हवाले से इससे उल्टी सीधी बातें की होंगी। वो खुद तो मनोमट्टी तले सो गया था, लेकिन इनकी बहन की ज़िंदगी अजीरन कर गया था। ना तो जीते जी इसने उसे सुकून से रहने दिया था, और ना ही मरने के बाद इसके लिए कोई आसानी करके गया था। उसे बाकर पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ख़ानदानी रिश्तों की वजह से वो इतना कह सका, वरना जिस दिन इसने जिस कोठे की औरत के लिए नशे में जन्नत को तलाक दी थी, वो उसको कत्ल कर देने का इरादा रखता था। वो दादा जान से मिलकर फ़ौरन अपने कमरे में आ गया था। एक लम्बे अरसे के बाद उसे अपना कमरा नसीब हुआ था। फ़िलहाल उसने दादा जान से कुछ नहीं पूछा था, बल्कि उसने अपने इस सफ़र की थकन उतारने के लिए थोड़ी देर सोने का फ़ैसला किया था। और यहाँ आने की सबसे अहम वजह तो ज़रियाम की बीवी थी, जिससे वो मिलना चाहता था। ज़रियाम के मुताबिक वही इसकी बीवी थी, और वो इसके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसे याद था इसके भाई ने बहुत अरसा पहले दादा जान से कहा था कि वो जो इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे उसे मंजूर होगा, और यही इनका फ़ैसला था। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता था। बाकर के साथ जन्नत का निकाह और तानिया के साथ इसकी मंगनी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी, और ये फिर किसी लड़की को बनी करवा कर इसके निकाह में लाना भी उन्हीं का फ़ैसला था। लेकिन अब वो इस फ़ैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो देखना चाहता था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि दादा जान का सबसे फर्माबरदार पोता ही इनके ख़िलाफ़ हो गया था।
ओ ना अफशीन यार, अगर इसी तरह देखते रहे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर का वो टॉपर है ना, इसको बोलते ही, हो सकता है वो इस मामले में हमारी कोई मदद हेल्प कर सके। वो इसका हाथ थामे उसे अपने साथ ले लास्ट ईयर की तरफ लेकर लास्ट एरिया की तरफ लेकर गई जा रही थी। वो किसी से मदद लेने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि उसे कभी किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़ी थी। यार मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह किसी से मदद मांगते हुए, और इस दिन के बाद वो तो यूनिवर्सिटी में नज़र ही नहीं आया। और कोई भी अनजान आदमी अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हमारी मदद करने की कोशिश क्यों करेगा। वो तो परेशानी से बस इसके साथ साथ चल रही थी। सर ने आज उनको बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट दे दी थी जो वो हल नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत थी। यार वो बहुत अच्छा लड़का है और हमारी मदद ज़रूर करेगा, तुम देख लेना, सबकी मदद करता है। मैंने आज सुबह ही उसे देखा था, इसीलिए तो कह रही हूँ कि चलो कम से कम वो किसी की मदद करते हुए नखरे तो नहीं करता। वो इसका हाथ थामे उसे लास्ट एरिया में ले आई थी, जहाँ वो अगली सीट पर बैठा कोई काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सागर, क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं असाइनमेंट को कंप्लीट करने में? ये लास्ट टॉपिक हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम जी, ये मुझे देखना होगा, फ़िलहाल तो मैं अपना ये ज़रूरी काम कर रहा हूँ। मैं कुछ देर में आपको कर देता हूँ। वो बिना इनकार किए बोला तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगी थी। उस दिन की तरह आज उसने चेहरे पर नकाब नहीं किया था, लेकिन वो पहचान चुका था कि वही लड़की है। वो दोनों इसका शुक्रिया अदा करते हुए वापस चली गई थी। अफशीन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ही बार कहने पर वो इसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। वो सच में बहुत अच्छा इंसान था। अफशीन ने दिल से इस बात को कबूल किया था। उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। वो कहाँ पर थी, उसे यहाँ कौन लेकर आया था, वो नहीं जानती थी। रात को अपने कमरे में ही सोई थी। कल अच्छी खासी थकावट की वजह से वो कमरे में पहुंचते ही सो गई थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह उठकर वलीमे की तैयारी करनी थी। वो तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी इस बात को लेकर के कल दिशेम सिर्फ उसकी भाभी होगी और वो किसी को भी उसको दुल्हन के रूप में नहीं देखने देगी, बल्कि सबको कमरे से निकाल देगी। इसी खुशी में वो जल्दी सो गई थी। अब इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आने वाली लाइट इस बात का पता दे रही थी कि यह हरगिज़ इसका अपना कमरा नहीं है। वो जल्दी से बेड से उठते हुए अपना दुपट्टा ढूंढने लगी जो इसके बिल्कुल साथ ही पड़ा था। वो कमरे के दरवाजे तक आई और उसको अनलॉक करने की कोशिश की। उस वक्त घबराहट से उसकी जान जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। उसका दिल घबरा रहा था। क्या वो अगवा हो चुकी थी? अगर किसी ने उसे अगवा कर लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई आम लड़की थोड़ी है। वो खद्दाश काज़मी की बहन है। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि खद्दाश काज़मी की बहन पर गंदी निगाह डाल सके। उसने खुद को रिलैक्स करते हुए दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। उसका अंदाज़ शिद्दत से भरपूर था। जबकि बाहर वो दोनों मैच देख रहे थे। यह शाम इसकी सारी चीखों पुकार को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी सयाम इस चीखों पुकार को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। आने वाला वक्त उसे खौफज़दा कर रहा था, जबकि यह शाम को जैसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। लगता है थक गई मेरी जान। वो कब से दरवाज़ा बजाए जा रही थी, अब चुप होकर क्या बैठी? वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। अगर इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाकर दरवाज़ा खोल दो, और कुछ न सही इसको खाने के लिए तो कुछ पूछो। बेचारी ने कुछ खाया ने तक नहीं अभी तक। कल रात से कमरे में बंद है। कब इसके सामने जाने का इरादा रखते हो तुम? सयाम उसे घूरते हुए बोला। तुम्हें इसकी मुझसे ज़्यादा फिक्र नहीं है सयाम, इसीलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं इसके पास ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगी। खुशी से बगड़े डालेगी ना वो, क्योंकि आखिर उसके टीचर ने उसे अगवाज कर लिया। फिर वजह भी जानना चाहेगी तो बता देना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके दादा की खुशी इसके टीचर साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
उसके दादा को दूसरा झटका देने के लिए तुमने ये काम भी कर लिया है। इन सब चीज़ों की वजह से वो मोहब्बत या इश्क समझने की गलती हरगिज़ ना करें। ये सिर्फ़ एक बदला है। ये शान अहमर अपने बाप के इंतकाम के लिए सब कुछ कर रहा है। वो भला चंगा वो जला भुना बैठा था, बोलने पर आया तो फिर बोलता ही चला गया। ये देखे बिना कि सामने वाले के चेहरे पर इसकी बातों से किस तरह के तासरात आ रहे हैं। मैंने तुझे बकवास करने के लिए नहीं कहा, और तुझे किसने बोला है कि मैंने उसे इसलिए अगवा किया है क्योंकि मैं इसके दादा से बदला लेना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है, कल रात मैंने इसको इसी मकसद से अगवा किया है, लेकिन तूने ये कैसे कह दिया कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, या वो मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश भी ना करे। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ सयाम। आज से नहीं, पहले दिन से वो मेरे दिल में बसी है, और आज नहीं तो कल इससे शादी करने वाला हूँ। हरम ही वो लड़की होगी जो मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। और मैं तुझे ये बात बता चुका हूँ कि बेशक वो राहत काज़मी की बेटी है, लेकिन इसको मैंने अपने बदले के लिए इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करूँगा। ये तो मैं जानता हूँ कि वो लोग उसे कभी मेरा नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं यहाँ से जाने से पहले उसे अपना लूँगा। मैं तो वैसे भी यहाँ से चला जाऊँगा। सोचा जाने से पहले अपनी हरम को साथ ले जाता हूँ, और जाते जाते राहत काज़मी और इसके बाप को मैं एक ऐसी सज़ा देकर जाऊँगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। जो राहत काज़मी ने बदनामी मेरी माँ के नाम की थी, वही बदनामी अब इसको मिलेगी। उसने मेरी माँ का किरदार मशकूक किया था, अब सारी दुनिया को अपनी बदनामी की सफाइयाँ देता फिरेगा। और इस बूढ़े को मैंने वापस अस्पताल पहुँचा दिया, हरम को हवेली से गायब करके। मैंने सबसे पहले इसी को फ़ोन किया था। उसे बताया था, जाकर देखो तुम्हारी पोती कमरे में ही नहीं है और तुम पुरसुकून नींद सो रहे हो। मैंने इससे कहा, हरम को मैंने इसलिए अगवा किया ताकि मैं अपनी माँ का इंतकाम ले सकूं। ये बात सुनकर दादा जान ने फिर से अपना दिल पकड़ लिया। मैंने उससे कहा था, अब तुम्हारे सारे काले कारनामों का अंजाम हरम भुगतेगी, वो तुम्हारे हिसाब देगी। हरम मेरे दिल की धड़कन है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसे तो मैं किसी शहज़ादी की तरह रखूँगा, लेकिन राहत और इसका बाप हरम की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। और यहाँ से जाने से पहले मैं हरम से निकाह करूँगा, और हरम के निकाह के बाद मैं उसे आखिरी तीर कमान से छोड़ दूँगा। वो कुछ और भी करने वाला था। इसके इरादे बहुत ख़तरनाक थे। सयाम अब मज़ीद इससे न पूछ सका कि वो और क्या करना चाहता है। वो उसे समझ नहीं सकता था। उसने कहा था कि हरम की मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ दो, उसे अपने बदले की भेंट ना चढ़ाओ। और उसने कहा था, हरम को कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपनी मोहब्बत को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि हरम को ही अगवा कर लेगा और ज़बरदस्ती से निकाह करने के बारे में सोचेगा, और इसके बाद वो आखिरी कौन सा तीर कमान से छोड़ने वाला था। उसने कमरे को आहिस्ता से अनलॉक किया तो उसे बेड के साथ घुटनों में सर दिए पाया। उसने फ़ौरन निगाहें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा था। अपने सामने यह शाम को देखकर वो खुद भी हैरान रह गई थी, लेकिन फिर अपनी हैरानगी को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से उठकर इसके पास आ गई। सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। पता नहीं किसने मुझे यहाँ कैद कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बुरी तरह से रोते हुए इसके दोनों हाथों को थाम चुकी थी, जबकि सयाम दरवाज़ा खुलने पर इसके पीछे आया था। उसे देखकर परेशान हो गया था। अब यह शाम क्या करने वाला था? सर, आप यहाँ हैं? मुझे किसने किडनैप किया है? वो डरते हुए पूछ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके ज़हन में अपने टीचर के ख़िलाफ़ कोई भी उल्टी सीधी सोच आए। तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ हरम। तुम्हें डरने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोटे से काम के लिए यहाँ लाया हूँ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे दादा से मिलवाने ले चलूँगा। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था। कैसा काम? और आप मुझे इस तरह से आधी रात को उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? इसके अल्फाज अटकने लगे थे। थोड़ी देर में मौलवी साहब आने वाले होंगे, और इससे पहले इससे बात कर लो, वरना हमें किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो अजीब नज़रों से देख रही थी। हरम, हम थोड़ी देर में घर चलते हैं, लेकिन घर चलने से पहले एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। बस कुछ पेपर साइन करने हैं, फिर हम घर चलेंगे। कोई भी साहब तुमसे निकाह के लिए रजामंदी पूछेंगे
मौलवी साहब तुमसे निकाह के लिए रजामंदी पूछेंगे और तुम्हें सिर्फ अपनी रजामंदी देते हुए कबूल कहना है। फिर पेपर्स पर साइन करना है और मैं तुम्हें सीधा तुम्हारी हवेली ले जाऊंगा। वो उससे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बहला रहा था। क्या 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 मतलब है आपका? मेरा निकाह? क्यों क्यों होगा मेरा निकाह? और किसके साथ? मेरे साथ होगा तुम्हारा निकाह, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मज़ीद कोई बहस नहीं। उसका अंदाज़ हनोज वैसा ही था, और अगर इनकार कर दूँ तो वो उसे देखते हुए बोली। तो यह शाम के चेहरे पर एक साया लहराया। तो फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगा, और अगर तुम तब भी नहीं मानी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निकाह होता है या नहीं होता, लेकिन तुम सारी ज़िंदगी मेरे पास रहोगी। और अपने ख़ानदान से दूर, ये बात याद रखना। अगर तुम वापस अपने घर वालों से मिलना चाहती हो तो शराफत से मौलवी साहब के सामने इस निकाह को कबूल कर लेना, किसी तरह की चों चरा किए बगैर, वरना शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी इस ख़ानदान के लोगों की। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से जा चुका था, जबकि हरम तो जैसे सकते में थी।